चलो एलसीआर क्वालिटी फैक्टर इन फ्रीज एलसीआर वो तो चैप्टर हो गया था बेटा, चैप्टर क्वेश्चन करा दें। हाँ सर क्वेश्चन नहीं है। चलिए बेटा, आपको चैप्टर आपको एसी सर्किट हो गए थे, ठीक है, टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए थे। कुछ क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आप एक आध कुछ क्वेश्चन कराए गए थे, कुछ और आप कर लीजिए। क्वेश्चन सभी बहुत खतरनाक आता है। क्या कहते बेटा, कल भी क्वेश्चन कराया था, ठीक, तो क्वेश्चन हुआ था ना। अच्छा, वो भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जो आपने कल किया था। हाँ बेटा, अच्छा एक हुआ था, दो बताए थे। समझिए, नेक्स्ट तक करिएगा। इन ए सर्किट क्वेश्चन करेंगे बेटा। नेक्स्ट ऑन करो बेटा। इन द सर्किट AC source gives a voltage, AC source in the circuit, AC source जो आपका सोर्स है, AC source gives a voltage, ठीक है, V equal to gives a voltage V equal to 20 cos 2000 t, V equal to 20 cos 2000 इंटू टी। तो V की वैल्यू जो दी गई है 20 cos 2000 टी की क्या है आपका इक्वल है V इक्वल टू 20 cos 2000 टी। ये आपको डाटा गिवन है, ठीक। निगलेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस, मतलब सोर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है बेटा। निगलेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग विल बी, द वोल्टमीटर and ammeter reading will be, वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग विल बी, वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग क्या होगी वो आपको डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया गया है। सर्किट आपको जो दी गई है, एक रेजिस्टेंस लगे हैं अलग से और आपको सोर्स दिया गया, एमीटर लगाया गया, फिर आपको एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, ठीक। तो जो ऊपर सर्किट में रेजिस्टर लगा गया है जिसके थ्रू हमारा एमीटर कनेक्ट किया है, यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया बेटा और सोर्स का आपको EMF दिया गया है। यहाँ पे एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, इंडक्टर L, C, R और C। यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है, L की वैल्यू 5 मिली हेनरी है और C की वैल्यू 50 माइक्रोफैराड है, R की वैल्यू 4 ओम है। 6 ओम है ये क्वेश्चन आपको, ये 4 ओम है और इसकी वैल्यू मिली हेनरी में दिया है, मिली 5 मिली कितना बेटा 5। जो वैल्यू आपकी है, इंडक्टेंस 5 है और कैपेसिटर 50 है, 5 मिली और ये 50 माइक्रोफैराड है, ठीक। ये कंडीशन दिया गया। इनके कॉरस्पॉन्डिंग में वोल्टमीटर लगाया गया। क्या लगाया गया? ये वोल्टमीटर है, या एमीटर है, या रेजिस्टेंस है, या सोर्स है। सोर्स के लिए रिलेशन आपको दिया गया है, फाइंड करना था बेटा, ठीक। कैलकुलेट करना है कि रीडिंग एमीटर और वोल्टमीटर की क्या होगी। वोल्टमीटर और एमीटर का जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, ये डिटरमाइन करना है आपको। सोच के बताइए, वोल्टमीटर एंड एमीटर की रीडिंग क्या होगी वो आपको निकालना है। सर को प्रैक्टिकल लेने जाना होगा आज, सर को केमिस्ट्री सर को प्रैक्टिकल लेने जाना होगा। गए
घूम रहे बेटा तुम सब? हैं? 2 घंटे में भूख लग जाता है। सर जी सर जी मिली है मिली का मतलब 10 की पावर 3 की 6 3 जल्दी करिए। 1 सेकंड। कर लेंगे, बता दें। आगे बेटा। चलिए देखते हैं क्या है कैसे बेटा। देखो ये जो इक्वेशन दिया है ना, यहाँ से पहले हमें फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी। आप पढ़ते हैं v = v0 sin 2 पाई m इंटू टी या 2 पाई m इंटू टी, जो भी बड़ा होगा अपना, ठीक। यानी कि ये मतलब हो गया 2 पाई f की जो वैल्यू है ये 2000 दिया गया है। यहाँ cos के टर्म में दिया गया है, साइन का क्या ले लिया उन्होंने, cos के टर्म में लिया गया, ठीक। लेकिन वो वैल्यू किसकी है, cos 2 पाई होगी, तो कर लो, ठीक। तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है सर। हाँ, साइन cos दोनों क्या है, साइन में चाहे cos नहीं, तो अपने यहाँ जो पढ़ते हैं हम लोग साइन का वही पढ़ते हैं, बट कॉस में करेंगे तो पीक से स्टार्ट करेंगे। जैसे साइन में क्या ओरिजिन से स्टार्ट किया, जब t बराबर 0 है, जब कॉस में करेंगे तो t = 0 पे कहाँ से स्टार्ट होगा, पीक से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से, ठीक। तो यहाँ से यानी 2 पाई f की जो वैल्यू है 2000 है, तो 2 पाई इंटू f इक्वल कितना हो गया, 2000। तो अगर f की वैल्यू निकालोगे तो 2000 अपान कितना, 2 पाई के बराबर, 2 से काट दोगे 1000 अपान पाई, अभी हम ऐसा रहने दे रहे बेटा, पाई की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक। तो ये केस आपका हो गया, फ्रीक्वेंसी आपने निकाले यहाँ से। अब इतने पोर्शन का आप इम्पीडेंस निकालो, क्या निकाल लीजिए आप, इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक। तो चूंकि इसके साथ में ये हमारा सीरीज में ही है ना, उसके साथ में क्या है, सीरीज में ही है, तो पूरा आप ये इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें पोटेंशियल चूंकि इसके थ्रू चाहिए, सीरीज का इम्पीडेंस अलग से आप फाइंड कर लीजिए, ठीक। इम्पीडेंस जेड की वैल्यू होगी, जेड इक्वल टू अंडर रूट पढ़ा था बेटा क्या, r² + xl - xc का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने, xl - xc का क्या हो गया, होल स्क्वायर के बराबर हो गया। तो r की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 6 ले, 4 ले कि 10 ले, 4। यहाँ इस पोर्शन में केवल 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस xl इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू l, या सीधा ओमेगा की वैल्यू 2000 रख लेंगे बेटा। ये ओमेगा की वैल्यू ये कितनी है, 2000 आपका है, तो सीधे रखेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, इसी को सीधा हम ओमेगा कर लेते हैं, ओमेगा इंटू टी कंपेयर करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इंटू एल, तो 2000 इंटू एल की वैल्यू कितना, 5 मिली हेनरी है, 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक। माइनस यक्सी का मान होगा 1 ओमेगा इंटू सी, और ओमेगा वैल्यू हो गया 2000, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा 50, ये माइक्रो फैराड है 10⁻⁻6,
पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अब थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 16 हो गया 4 का स्क्वायर। यहाँ से आप ये 3 जीरो उड़ा दो, 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो बचेगा ये डेसिमल पावर, और ये 3 जीरो कैंसिल हुआ, 5 टू 10 माइनस देखो 3 1 क्या 4 जीरो और 5 टू 10 हो गया 5 जीरो। कितना हो गया 5 जीरो हो गया। तो यहाँ देखो भाई 5 टू 10 और 4 जीरो पहले से है, एक 5 जीरो, तो यहाँ बचेगा 10 टू पावर माइनस 1। तो 10 टू पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो क्या 10 टू पावर 1 मतलब हो गया 10। तो 10 माइनस 10 का होल, 10 माइनस 10 मतलब क्या 0, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन हो गया x इक्वल टू x ही आ रहा है। ठीक, तो इस केस में वैल्यू रिजल्टेंट क्या है, ये 0, तो 16 का स्क्वायर गया तो 4 ओम आ गया रिजल्टेंट वैल्यू z का। इस पोर्शन का z 4 और ये कितना है 6। तो पीक करंट यानी पीक करंट इन द सर्किट आई मैक्स की जो वैल्यू आपको मिलेगी ये हमारा होगा कितना V नॉट अपान कितना अपान क्या z मतलब यहाँ पे r z डैश ले लो, क्योंकि z डैश की वैल्यू होगी r z प्लस कितना r, ये भी तो इसी के साथ में सीरीज में जुड़ा है। ये वैल्यू आपको टोटल यहाँ लिख देते हैं हम लोग, z डैश की वैल्यू जो होगी टोटल रेजिस्टेंस या पोजीशन कर लो, तो ये हो जाएगा z डैश की वैल्यू z प्लस के 6 बराबर हो गया कितना 10। तो ये वैल्यू आ गई 20/10, तो आ गया 2 एम्पियर। ये पीक करंट है बेटा, इसकी वैल्यू है पीक करंट की वैल्यू आपकी आ गई, यानी एमीटर की जो रीडिंग होगी ठीक है वो हमारा कितने एम्पियर कितना आ गया आपका। ये पीक करंट है, लेकिन आपको पूछा गया है नेगलेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस द वोल्टमीटर एमीटर, और एमीटर जो रीड करता है वो एसी सोर्स रीड करेगा, एसी वैल्यू। तो उसको अगर हम लोग एसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, कितने से √2 टाइम्स होता है, तो उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी पीक करंट है। सो आई आर एम एस की वैल्यू होगी आई नॉट बाई कितना, इसे आई नॉट दिखा देते हैं, आई नॉट बाई √2 अपान वन कितना √2 इसको लिख सकते हैं √2 अपान √2 कटेगा तो बचेगा √2 यानी 1.41 एम्पियर। तो जो करंट आपकी आएगी जो क्या एमीटर रीड करेगा वो वैल्यू 2 एम्पियर नहीं रीड करेगा, कौन करेगा 1.4 एम्पियर या 1.41 एम्पियर आपको रीड करेगा। ठीक, दूसरा क्या पूछा गया बेटा, ठीक आपको वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। अब वोल्टमीटर देखो करंट हमें इसमें जो फ्लो करने वाली आपको मिल गई 1.41 एम्पियर या 1.4 के टर्म में आपको दिया है, 1.4 ले लो, इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, पूरा इम्पीडेंस कितना है 4। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर यहाँ पे लिख देंगे हेंस रीडिंग ऑफ एमीटर, जो एमीटर की रीडिंग मिलेगी 1.41 एम्पियर के बराबर होगा। एंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, जब वोल्टमीटर की रीडिंग की आप बात करोगे किसकी रीडिंग आपका वोल्टमीटर, तो V बराबर कितना होगा बेटा I इंटू जेड, इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आई है, इस वाले का रीडिंग यहाँ का इम्पीडेंस से डिसाइड करेगा, तो यहाँ का इम्पीडेंस कितना है जेड की वैल्यू 1.4 इंटू जेड की वैल्यू 4 56 यानी 5.6 वोल्ट। कितना वोल्ट होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गया बेटा 5.6 वोल्ट, और करंट की वैल्यू हो गई 1.41 या 1.4 एम्पियर। ठीक, समझे कि फिर से बताएं, आया अच्छा नोट कर लो तब बताया बेटा, नोट करो पहले, यही नहीं समझ पा काश की जगह पे साइन दोनों कुछ होता है, साइन कब भी बनता है काश कब भी बनता है। यहाँ से कंपेयर करेंगे b इक्वल टू b नॉट cos ओमेगा t से b इक्वल टू b नॉट cos t, cos करते हैं ठीक, अब वो साइन फंक्शन में रहता है ठीक। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रिलेशंस में हम लोग क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं। गड़बड़ हो गया हाँ, चलिए मंडे का टेस्ट की तैयारी हो गई है, रिवाइज कर डालिए एक बार ठीक। हाँ बताएं, ठीक तो उस केस में जल्दी करो बेटा,
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले चैप्टर का भी क्वेश्चन नहीं भेजा है ना? कुछ करे हैं अपने से? जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इन इंडक्टर एन इंडक्टर या इंडक्टेंस स्क्वायर कर लो। एक मिनट रुक जाओ, चलो चलो लिखो लिखो जी 2022 लिखो। एन इंडक्टेंस स्क्वायर हैज ए रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम। जो इंडक्टेंस स्क्वायर का रिएक्टेंस है वो 100 ओम है, ठीक। व्हेन एन एसी सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, AC signal of frequency 1000 hertz is applied to the coil, देखिए the applied voltage leads the current by 45 degree. Then the inductance of the coil will be, then the self inductance मतलब L की वैल्यू, self inductance of the coil will be
कितना है बेटा? 7/22 या 1/5 में से 1/5 क्या किया है ये बताओ? क्या किया है? cos फाई बराबर BR/B, ये वाला लगा दिया रिजल्टेंट। वोल्टेज बोला गया लीड कर रहा है। वोल्टेज कितने से? π/2 से आपका लीडिंग है वेक्टर है। वोल्टेज जो है वो π/2 से क्या कर रहा है आपका? लीड कर रहा है। अगर वोल्टेज π/2 से आपका लीड कर रहा है, ठीक है, लीडिंग क्वांटिटी क्या है आपकी? वोल्टेज है। तो उस कंडीशन में दैट मीन्स वो इंडक्टिव सर्किट यानी इंडक्टेंस की जो वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, वहाँ पे इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों होगा तभी फेज की वैल्यू को कितना आएगा? अगर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों है तभी आपका क्या पॉजिटिव यानी कि वोल्टेज लीड करेगा, ठीक। तो जब आपका क्या बोला गया कि एसी सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज की अप्लाई करते हैं तो उस समय 45 का एंगल बनाता है। इसका मतलब अगर आपका नहीं अप्लाई करते तो एंगल क्या होता है? 0, ठीक। हेलो, घर जाना है? चलिए ठीक ठीक। उस केस में क्या होगा कि यहाँ से जब आप रिप्रेजेंट करोगे, क्या करोगे? जब रिप्रेजेंट करेंगे आप तो कंडीशन क्या बनेगा? ऐसे समझ लो कई जगहों पे कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, वहाँ बहुत करेंगे तो ऐसे बहुत लंबा खिंचता है। बेटा अगर कोई भी दो क्वांटिटी के बीच का एंगल 45 बन रहा है, दैट मीन्स दो बोथ क्वांटिटी आर क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर क्वांटिटी अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, जैसे मान लो हम लोग ये लेते हैं, दूसरा ये है, इनका अगर दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है, तो इनका जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे ना तो बाइसेक्ट करेगा कि 45 का एंगल बनाएगा। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड कैसे हैं आपका? सेम जितना इसका मैग्नीट्यूड है बेटा उतना इसका मैग्नीट्यूड है, तो उस केस में दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना ये 45 यानी एंगुलर बाइसेक्टर से पास होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब आपको इंडक्टेंस पहले आपको दिया गया था, क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू टोटल दी गई थी 100 की 10 है, इनिशियली क्या दिया गया था? 100 ओम है। बोला गया जब उस पर आपने क्या किया, जब उसमें उस समय कोई भी आपने क्या फ्रीक्वेंसी कितने का 1000 हर्ट्ज का अप्लाई किया गया, तो वोल्टेज लीड कर रहा कितने से? करंट से कितने का? 45 का। अब आपने पढ़ा था बेटा कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, प्योरली जब रेजिस्टिव सर्किट होता है तो VR और I यानी कि वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज हमारा लीड करता था, वोल्टेज क्या करता है? करंट से लीड करता है। इसका मतलब कहा गया कि जब आप फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं 45 का, कितने फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं? सॉरी 1000 क्या फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में इनके बीच का जो है क्या रिजल्टेंट वोल्टेज है वो आपको लीड करना 45 डिग्री से। और 45 से लीड करने का मतलब ये हो गया बेटा कि BR और BL दोनों क्या होंगे? मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तभी आपका एंगल 45 बनेगा, ठीक। अगर आप इतना सोच पाते हैं तो सीधे BR इक्वल क्या हो जाएगा? BL। अब पहले 100 ओम आपको दिया गया इनिशियल, ठीक। इसका मतलब जब 100 ओम आपको दिया गया था तो उस केस में जो वैल्यू आपकी है दोनों की क्या BR और BL दोनों की वैल्यू आपको पहले कितने दी गई थी? आपको 100 ओम दी गई थी। नेट रिएक्टेंस की वैल्यू 100 ओम दी गई थी, तो यानी कि 100 ओम में क्या BR और BL दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो आप BL की वैल्यू क्या 2πfL कर दीजिए, F की वैल्यू दी गई है, L की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, कर लेंगे अब। तो BR और BL दोनों बेटा सेम होंगे, और BR की जो वैल्यू आप BL की वैल्यू होगी 2π कितना, यानी कि जो XL की वैल्यू होगी, जैसे B की वैल्यू जैसे समझो BR की वैल्यू I/R होता है और BL की वैल्यू I कितना होगा? XL होगा। तो यहाँ पे अगर BR और BL बराबर है तो R और XL की वैल्यू क्या होगी? सेम क्योंकि करंट तो इस सीरीज में जोड़ा गया करंट तो वही रहेगा, तो यानी कि R की वैल्यू XL इक्वल टू R, और ये वैल्यू हमारा कितना है? ओमेगा 100 के बराबर है। और वैल्यू आपकी यहाँ पे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2π कितना FL इक्वल टू कितना 100, तो L की वैल्यू आप निकालेंगे 100 अपान कितना 2π यहाँ से वैल्यू पुट करके आप क्या करिएगा? फ्रीक्वेंसी 1000 दिया है तो कितना है? अब जितना आप डिवाइड करके निकाल लीजिए। 1/20 देखो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 1000, ठीक। 2π की वैल्यू आपका लिख लिया कितना 3.14 इंटू ये हो गया आपका 1000 डिवाइड करके ऊपर बचेगा 0.1, क्या बचेगा 0.1 अपान कितना 6
6.28। अब इसमें आप डिवाइड कर दो, ऊपर डेसिमल लगाओगे तो आएगा 1, 0 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 10, 10/6, 6 1 जा 6, बचेगा कितना लगभग 3 पॉइंट समथिंग, और आपका 6.5 का अप्रॉक्सिमेटली 0.14। ऐसी को आप लिख सकते हैं क्या 1.5 है 1.4 × 10⁻²। ठीक, ऑप्शन शायद इसी टर्म में दिया गया है, 1 पॉइंट के टर्म में ही दिया गया बेटा। 1.5। ठीक, तो उस केस में 1 × 10⁻² के टर्म में मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कंडीशन आप निकाल लेते हैं क्या होगा कैसे होगा। मतलब जहाँ भी 45 का 2 के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इसका मीनिंग ये हो गया दोनों क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, सेम होगा। तो दोनों जो क्वांटिटीज होंगी उनके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो इक्वल रहती है। सर जी जिस मॉडल से हम लगा रहे थे उसी भी ये आएगा लंबा थोड़ा सा होता है बस। काश पहले बराबर आप क्या उसके बेस में निकाल लो, आपको क्या होता है क्लास पाई कर तो कितना हो जाएगा R/r ने अंदर उठा लेते हैं प्लस क्या एक्सेल एक्शन, तभी वही आएगा। हो गया बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन क्या भैया, चार्ज पे आ गए। अब इसको करा लेता फिर करिए, पूछिए कौन सा क्वेश्चन है 21, पहले इसको कर लीजिए, यूनिट चल रहा है उसका हो जाने दीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे देखिए थ्योरेटिकल, एक आध थ्योरेटिकल भी बता दीजिए। 2021 का क्वेश्चन है, इन ए सीरीज LCR सर्किट, लिखना नहीं है ऐसे बता दीजिए। क्वेश्चन आपका है हो गया, देखना इसमें क्लियर बोला गया इन ए सीरीज LCR सर्किट, LCR रेजोनेंस सर्किट है बोला। ठीक, इन ए सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट इफ वी चेंज द, ठीक है, रेजिस्टेंस ओनली फ्रॉम ए लोअर टू हायर वैल्यू, अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, लो वैल्यू से हाई कर दिया गया, सीरीज LCR सर्किट है वो रेजोनेंस की कंडीशन में बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू को लोअर टू क्या कर दिया गया, हायर कर दिया गया। ठीक, अब ध्यान रखिए आपको जो बताया गया था, तो पहला द विड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट विल बी इंक्रीज्ड, कल आपको देखो पेज पलटिए विड्थ बताया गया था। ठीक, तो बोला गया विड्थ के लिए फार्मूला भी वहाँ पे बताया गया था, क्या आया था बैंड विड्थ की फार्मूला क्या आया था 1/r√C/L/C, कोई था देखो नीचे लिखा रहा होगा कहीं, आपको फार्मूला बैंडविड्थ के लिए जब आपने निकाला था तो बैंडविड्थ ω/L R/L आपने किया था रेजोनेंस सर्किट के लिए, R/ क्या L के बराबर। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर R/L R की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, रेजोनेंस सर्किट है LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट है बेटा, और सीरीज में है, अगर हम लोग सीरीज LCR सर्किट की प्रॉपर्टी होती है तो XL = क्या XC, ये XL और XC दोनों वैल्यू क्या होंगे आपस में सेम। अगर XL और XC की वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब अगर आपको R की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो उसके रेजोनेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि XL और XC तो बराबर ही रह गया, यानी कि L की वैल्यू पे कोई हमने चेंज नहीं किया या C की वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया। R की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो आपने बैंडविड्थ लिखा था R/ क्या, आपने बैंडविड्थ का फार्मूला पढ़ा था, बैंडविड्थ = R/L एक रिलेशन लिखा था ना। तो रेजोनेंस पे अगर सर्किट है, बोला गया है कि बाकी फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं किया, केवल आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू लो से हाई कर दिया गया, जो ओमिक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू लो से क्या कर दिया गया, हाई। तो लो से हाई करके इसका मतलब R की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, जब R की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो जो बैंडविड्थ है इसकी वैल्यू क्या कर जाएगी आपकी, बढ़ेगी ना। अगर R की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे, R इंक्रीज करेंगे तो बैंडविड्थ की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाती है। तो उस कंडीशन में जो बैंडविड्थ की वैल्यू होता है बेटा वो भी क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा, अगर R की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कराते हैं तो। R की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ बैंडविड्थ की वैल्यू भी क्या करेगी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि बैंडविड्थ के लिए रिलेशन आया था R/ क्या L के बराबर, याद रहेगा। दूसरी क्वेश्चन है देखो, द बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट विल इंक्रीज, दूसरा है द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीजेस, क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को चेंज होगा, अभी XL = तो क्या है XC है ही है, तो वहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी कोई चेंजेस नहीं होंगी। तीसरा है द क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज,
क्वालिटी फैक्टर देखो एक चीज़ दिखाया था आपको, क्यू फैक्टर पढ़ाया था ना, तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा, गलत हो गया। अगला है द क्वालिटी फैक्टर एंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्वालिटी फैक्टर एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन्स सेम। तो क्वालिटी फैक्टर तो चेंज हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो सेम रहेगी, बट क्वालिटी फैक्टर चेंज, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सही हो गया? बैंड विथ इंक्रीजेस। ठीक, तो जो चीज़ें रहती हैं, ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल ही बनता है या वही, तो उसके बेस पे आपको क्या थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे देगा। अगर कॉन्सेप्ट सही है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर गायब। ठीक, 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड है, देखिए। In a series LCR circuit, in a series LCR circuit, in a series LCR circuit, the inductive reactance XL, the inductive reactance XL is 10 ohm. The inductive reactance XL is 10 ohm. And the capacitive reactance XC, and the capacitive reactance XC is 4 ohm. ठीक, देखिए, the resistance in the circuit is, the resistance in the circuit is 6 ohm. The resistance in the circuit is 6 ohm. Okay, then power factor of the circuit is, then power factor of the circuit is, then power factor of the circuit is, तो सर्किट के पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। वोल्टेज कितना? कुछ नहीं, वोल्टेज नहीं दिया, अगर वोल्टेज कैसे अरे निकलेगा सर, आप लगाइए तो। निकलेगा? एक से कम आएगा, एक से एक बटा रूट, एक बटा रूट, एक बटे रूट। कितने लोग का आया बेटा? बताएं, आ गया? बड़ी रूट में आएगा जी। अरे नहीं, कहाँ कैसे नहीं आएगा भाई? क्या किए हैं आप? 10 ऊपर है L और 4 नीचे है C। नेट हो गया ऊपर वाला 6, इधर वाला 6 है, 6 बीच में कास 45, ये बटा 2। चलिए, हम लोग पावर फैक्टर पढ़ा था बेटा कास फाई। ठीक, पावर फैक्टर क्या पढ़ा था? कास फाई। देखो, आपको LCR सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर आपका होगा, ठीक है, क्या होगा? जो पावर फैक्टर होगा वो कितना आता था? R/2
जेड, और जेड की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही होता था ना। तो वहाँ पे जब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू 10 दिया है, एक्सी की वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, तो हम लोग लिखते थे क्या थे बेटा, देखो आर बाई जेड, फार्मूला ये होता था आर बाई जेड, ठीक। और जेड की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर, ये क्या था ना। आर की वैल्यू आपको यहाँ 6 दिया है, तो √6 का स्क्वायर प्लस जेड की एक्सएल की वैल्यू 10 है, एक्सी की वैल्यू 4 है, इसका होल स्क्वायर, ऊपर हो गया 6 अपान √6 का स्क्वायर 36, और ये भी बचा 10 - 6 4 किया तो 6 का स्क्वायर 36, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6 अपान 36 × 2 लिख सकते हैं ना, 72 हो गया, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो रूट करेंगे तो 6, तो आ गया आपका 6 अपान 6 √2, ये 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 1 बाई कितना √2, यानी cos पाई की जो वैल्यू आ गई, cos पाई का वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो cos पाई की वैल्यू जो मिल गई बेटा हमें वो 1 बाई क्या हो गया √2 के बराबर हो गया, ठीक। हो गया, चलिए अगला इनके क्वेश्चन बता देता हूँ आगे और बोले। एक क्वेश्चन क्या है बेटा, सुन लीजिए। ये थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, ये इस यूनिट का नहीं है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मंडे को टेस्ट होना है उस यूनिट का क्वेश्चन है। देखिए ये समझ गया बेटा, आपने पावर फैक्टर लिखा था आर बाई जेड होता है, और हमारा जेड की वैल्यू होती है एलसीआर सर्किट √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो एक्सएल का वैल्यू दिया है 10, एक्सी की वैल्यू 4, आर की वैल्यू क्या 6, अपना स्टेटमेंट करके निकाल लेना, ठीक है। या अगर डायरेक्ट आप सोच पाते हो, जैसे इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लिया कि हमारा क्या होगा, क्योंकि क्या एलसीआर सर्किट है, आपको जब फेजर डायग्राम बनाया गया था तो एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होती थी एक्सी से, तो रिजल्टेंट एक्सएल एक्सी का डिफरेंस ऊपर की तरफ, तो 10 - 6 तो बचा 4, बचा 6, तो 6 ऊपर की तरफ रिजल्टेंट हो गया, और 6 हमारा आर भी है, तो 6 दोनों अभी बोला कि अगर 2 क्या है क्वांटिटी सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे से 90 के एंगल पे, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो 45 का एंगल बनाएगा, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो आप वहाँ से लगा सकते हैं बिना पेन चलाए हुए भी, ठीक। और अगर नहीं वो याद आता फार्मूला आपको याद है, फार्मूले रख दीजिए तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन में कहा गया है कि रिंग है जिसकी रेडियस r है, रिंग का रेडियस क्या दिया गया आपको, रेडियस r है, पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, कैसा है यूनिफॉर्मली चार्ज देंगे ABCDEF, ठीक। तो जब आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज होगा ABCD, यहाँ पे कोई पॉइंट अनदर आपको दे दिया गया है, तो पॉइंट आपको जो रिप्रेजेंटेड है वो है कितना E, ABCDE पॉइंट आपको दिया गया है। बोला क्या गया है, ये रिंग बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब हर जगहों पे चार्ज आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे पॉइंट आपका ये है, these are यूनिफॉर्मली चार्ज, तो यूनिफॉर्मली चार्ज आपका रिंग है। पॉइंट आपको जो दिया गया है, इस रिंग के इस पार्ट की वजह से AEB पार्ट की वजह से सेंटर पे होना ज़्यादा फील्ड की वैल्यू E है, यानी कि फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O, एट सेंटर कहाँ O, ड्यू टू AEB इज कैपिटल E, AEB की वजह से कैपिटल E है, AEB की वजह से कैपिटल क्या है बेटा E है, ध्यान देना, ठीक। फिर आपको बोला क्या जा रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू AEB ने A के दिया, कोई बात नहीं, हमें E है E मतलब फील्ड हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे AEB है। तो आपको आगे क्वेश्चन में जो इनके दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, पुराना क्वेश्चन 2008 का है। देखिए, ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट AKB ऑफ द रिंग इज E,
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द ACDB ऑफ द रिंग, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट बचा ABCD, इस रिपार्ट की वजह से फील्ड की वैल्यू नेट क्या होगा? जितना ये है उतना ही, अरे जितना ये है उतना ही ई। बुझ गए? नहीं बुझे? देखो नेट रिंग की वजह से सेंटर पे नेट फील्ड की वैल्यू बेटा 0 होगा। नेट फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो 0 कब होगा? जब हर सेगमेंट एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल करेगा। ठीक, अब देखो ये सेगमेंट जो है इतना पोर्शन की वजह से जो फील्ड मिलेगा, इसका मतलब उतना ही फील्ड, देखो ये वाला इतना पोर्शन 4 पार्ट में बांट लो, 4 पार्ट में बांट लीजिए। रिजल्टेंट फील्ड 0 होता है और इस वाले सेगमेंट की वजह से फील्ड की वैल्यू ई दी गई है। इसका मतलब इस पूरे की वजह से जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो भी ई के बराबर होगा, वो भी ई के क्या होगा? बराबर होगा, तभी रिजल्टेंट वैल्यू हमारे क्या मिलेगी? 0। और दूसरा क्या होगा? 4 पार्ट में सेगमेंट में करोगे ना, तो 90 का एंगल वो बना रहा है ई, तो उसके अपोजिट साइड वाला सेगमेंट जो होगा वो भी ई बनाएगा, और ए से डी के बीच वाला जो होगा वो भी ई बनाएगा, और जो बी से सी के बीच में वो भी वो ई एक दूसरे कैंसिल, ये ई एक दूसरे को कैंसिल। ठीक, तो इसलिए रिजल्टेंट जितना पार्ट एक 1/4 सेगमेंट की वजह से उतना ही टोटल का रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक, समझ गए? अब तुम समझे बेटा? पूछे कि नहीं? अरे एग्जाम में बहुत कुछ हम लोग जुगाड़ से लगाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ तो क्या करेंगे आप पेन कापी और चला के कब करेंगे। ऐसे देखो पूरे रिंग की वजह से 0 होता है, पूरे रिंग की वजह से कंप्लीट रिंग की वजह से फॉर्म में चार्ज आपका सेंटर पे नेट 0 होगा। इतने पोर्शन की वजह से फील्ड की वैल्यू अगर सेंटर पे ई दिया है, इसका मतलब जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी वजह से फील्ड यहाँ ई आएगा, उसके अपोजिट आएगा तो कभी तो 0 होगा। तो जितना इसकी वजह से फील्ड इधर की तरफ ई, उतना ही सबकी वजह से फील्ड इधर की तरफ जाएगी, ई दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। ठीक, जुगाड़ लगाते तो खुश रहते, जुगाड़ नहीं लगाते नहीं जुगाड़ लगाते, लेकिन हर जगह जुगाड़ भी नहीं चलता बेटा ना, वही तो बहुत नहीं जगह चलता। कहीं चलता है कहीं नहीं चलता। हो गया बेटा? बिजनेस करते हैं ये एक चीज़। और नेक्स्ट आप लोग की यूनिट क्या स्टार्ट की जाए, जैसे आगे आपके यहाँ जो कंटिन्यू वगैरह इसमें हम लोग देते हैं, एटम न्यूक्लियाई वगैरह है, ठीक है, जो पोर्शन आपने हो सकता है केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया होगा। ठीक है, मेरे लिए छोड़ दिया गया? अरे बेटा वो मेरे केमिस्ट्री का पार्ट है, मेरे लिए कहाँ छोड़ दिया गया है? हाँ हाँ, मतलब सर ने कहा ये बाकी सर जी पढ़ाएंगे। हम सर जी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर जी ये आप वाला पोर्शन है। चलो ठीक, चलो ठीक। तो अभी 2 चीज़ें हैं हमारे पास हैं, या तो कहिए कि इसके बाद चूँकि मोस्टली जो पुटअप होते हैं द मॉडल फिक्स, यानी कि जो हमारा क्या है, ठीक है, किसमें? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। ठीक, सेमीकंडक्टर से आपको एक लार्ज अमाउंट में क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं, गेट हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इन सब से। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक, तो कहिए या तो पहले वो शुरू कर दें या तो है 3-4 वहाँ भी आ जाते हैं, रिएक्टिक्स में भी मिला के। रिएक्टिक्स भी पढ़ा है, रिएक्टिक्स नहीं पढ़ा है? किसको तक पढ़ाया था? हाँ पढ़ाया, आप लोग नहीं पढ़े? पढ़े हैं लेकिन इस बार नहीं। अभी रिएक्टिक्स नहीं हुआ है? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही आपका शुरू किया गया था। हाँ, रिएक्टिक्स ही पढ़ लीजिए। ठीक, अब यही है कि आपका जो टेस्ट होता है वो आगे पीछे करके होता है, तो फिर वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाने से एक लेक्चर लगेगा, नहीं लेक्चर में नहीं होगा। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन करिएगा, अभी आज हो जाए फिर देखा जाता है। तो कल से क्या रिएक्टिक्स से शुरू कर दें? चलिए रिएक्टिक्स से पढ़ लिए, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वो भी है तो लेंदी टाइम टेकिंग है, बट ये है कि वो भी कवर करता है, लेकिन उसका 1/3 टाइम में आपने अगर आप वो पढ़े तो उससे भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, मॉडर्न का जो पोर्शन आपका है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन मिलके बन जाते हैं, तो वो उसके 1/3 टाइम में कंप्लीट होगा, और वो उसके लिए उसका 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो पहले कम में जो कंप्लीट हो रहा है उसको चाहे कर लीजिए। हाँ, क्या शुरू किया जाए जी? देखिए आप लोग भी अपना सजेशन दीजिए। हाँ,
या तो कहो रे ऑप्टिक्स, या तो कहो फिर क्या, ये शुरू कर दें। क्योंकि जैसे जो शेड्यूलिंग है वो तो फिलहाल आगे पीछे है, बड़ा वो एक दूसरे को कोरिलेट नहीं करता, तो एक तरफ से दिया गया है, तो एक तरफ से कौन कहाँ यूजफुल है वो उसको कोरिलेट करके पढ़ाना पड़ता है। तो ये पोर्शन पूरा आपका हो गया शुरू से लेके अभी तक, एक मेजर पोर्शन जहाँ से मेजर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, दूसरा हमारे पास दो पोर्शन है जो मेजर क्वेश्चन पुटअप होता है, या तो आपका रे ऑप्टिक्स ले लीजिए। सर रे ऑप्टिक्स चाहिए तो एक साथ 2 चैप्टर हमारा तैयार होगा। हाँ? एक वाईडीसी तैयार हो जाएगा। क्या कह रहा? जैसे मतलब रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो 2 चैप्टर एक साथ हो जाएगा, वाईडीसी भी हो जाएगा उसी के साथ साथ। हाँ, काफ़ी कुछ उसको कोरिलेट कर लेता है। तो चाहे यही कहिए पढ़ा दें, लेकिन थोड़ा पढ़ के आइए, ठीक, जिससे थोड़ा फास्ट हो जाए, तो बड़ा टाइम लगता है उसमें। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो जाए, क्योंकि वो टाइम टेकिंग, अगर डिटेल में पढ़ाया जाए तो 3 महीने तो वही चलेगा, बस आते उतने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो उस कंडीशन में वहाँ पे हम लोगों ने पहले वाले कहाँ तक पढ़ लिया था, रोटेशनल तक। जी सर, रोटेशन तक हो गया है ना, ग्रेविटेशन भी हो गया, ग्रेविटेशन भी हो गया था, ग्रेविटेशन तक पढ़ लिया था। ठीक, मेटल बताना, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, वहाँ से आपको स्टार्ट करना था। चलिए, तो इधर वाला पहले जो जहाँ से ज़्यादा स्कोरिंग है कवर कर लीजिए। ठीक, और फिर उसको तो आप इस कल से शुरू करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन कर लीजिए तब तक। अभी जो सारे क्वेश्चन करा रहे बेटा, ये आपको लेटेस्ट पूछे गए हैं। अरे वो चाहे आईटी मेन का है, चाहे आपका आईटी मेन और आपका दोनों इक्विवेलेंट ही है। ठीक, जो नीट का प्रेजेंट टाइम का लेवल है और आईटी मेन दोनों सिमिलर है। ठीक, तो बात अगर कहीं का क्वेश्चन आगे पीछे अप डाउन हो जाए। लिखिए, ऐसे डायग्राम से बोलते हैं हम क्वेश्चन। अच्छा, पढ़ लिख लीजिए, लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R are connected in source, are connected in series to an series connected in series to an AC source of potential difference V volt, to an AC source of potential difference V volt, potential difference V volt, to an AC source of potential difference V। लिखिए वोल्ट, नीचे लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, C एंड R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, C एंड R is 40 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, 40, 10 एंड 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक, लिखिए द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द LCR circuit, LCR series circuit is flowing through the LCR series circuit is flowing through the LCR series circuit is 10√2 ampere, 10√2 ampere। एम्पलीट्यूड मैंने सब लिखा होता है, वैल्यूज की 10√2 एम्पियर लिखिए। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज, ये दिया है।
ये सिचुएशन दी गई है। ठीक, बोला क्या गया है यहाँ पे एक सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। सर जी अनुपतवा गड़बड़ा नहीं है। ठीक, सर और जो करंट इसमें फ्लो हो रही है 10√2 एम्पियर दी गई है। करंट की वैल्यू जो है कोई करंट है क्वेश्चन में आई की वैल्यू 10√2 एम्पियर के बराबर है। 10√2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है बेटा, इम्पीडेंस सर्किट की क्या होगी। सर जी पहले एक बार देख लीजिए सही है। LCR रिस्पेक्टिवली 40 10 40 BL BC BR है 40 10 कितना 40। कितना BL की वैल्यू LCR के थ्रू जो पोटेंशियल ऊपर लिखा है ना पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस, BL वो कितना? BL की वैल्यू 40, BC की वैल्यू 10, BR की वैल्यू 40। ठीक डायग्राम में देखो बना लो, जल्दी करिए। क्या हमको क्या बताना जड़ आपको जेड बताना है, इम्पीडेंस आपका सर्किट। सर्किट की इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। पाँच बटे दो 5/2 क्या क्या दिया 5 बटे BR की वैल्यू निकालनी है। एक्सेल XCR जेड से इक्वेट करके पहले आपने क्या निकाला है, आई यक्स आई तो दिया अभी आई दिया है, तो सबका B बटे सबका आई B अपन आई कर लिया। तो उससे एक्सेल के लिए कितना था 40, ये हो गया कितना बटे 10 रूट 4/√2 है, 2√2 आ गया। इसकी वैल्यू 1/√2 आ गया और इसकी वैल्यू 2√2 आ गया। रिजल्टेंट वैल्यू अंडर रूट क्या R² + XL - XC का होल स्क्वायर कर लिया होगा। दोनों को क्या है सेम ले लिया। जी सर 2 2 4 4 - 1/2√2। चलिए ठीक है बेटा 5 की 5√2 इनका तो 5√2 आया है। 5/√2 मतलब नहीं 5√2 कि 5/√2। कैलकुलेशन सही करिए, मेथड तो सही है, कैलकुलेशन सही कर लीजिएगा। 5 ऑप्शन में 5 है, 5√2 है, 5/√2 नहीं है, आपका 5 आया है। चलिए सर पूरा पीरियड निकाला है, हाँ पहले पूरा पीरियड निकाला है, हाँ BR में करते हैं, हाँ वहाँ से बिनॉट की वैल्यू निकाली है, हाँ उसके बाद बिनॉट इंटीग्रेट में रखते हैं सारे। जेड की वैल्यू B/I कर दीजिएगा, मिल जाएगा। कैलकुलेशन सही कर लिया, मेथड सही है बेटा। हमारे पास दो तरीके करने के लिए बेटा, या तो पूरा का पूरा आपका B रिजल्टेंट निकाल लो। B रिजल्टेंट की वैल्यू होगी √BR² + BL डिफरेंस BC का होल स्क्वायर। ठीक, वहाँ से आप निकाल लीजिए किसकी वैल्यू रिजल्टेंट B, और I बराबर B/Z कर दीजिएगा। तो Z = B/ क्या हो जाएगा I हो जाएगा, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। या इंडिविजुअली आपका क्या है करंट की वैल्यू मालूम है, सीरीज में लगा करंट सभी में सेम सेम होगा और करंट की वैल्यू का सेम है बेटा। तो BL की वैल्यू आ जाएगी कितना BL बराबर I/XL, तो I बराबर होगा क्या BL/XL, और IC की जो वैल्यू होगी VL/ क्या VC/I। ऐसे समझा दीजिए। सर जी ये क्वेश्चन लगा 25 अब कल पूछो, सर जी आ गए हैं, चलिए देखेंगे ना कहाँ पे है 25 यहाँ कोई ये देखो करंट आ रही बेटा ना। अभी लेटेस्ट में J24 में जो 27 जनवरी को पेपर हुआ।
ये वाला कह रहे हो, ये वाला? हाँ ये 20 In meter bridge experiment, there is a resistance in the right slot of length is 10 centimeter and radius of cross section is इतना मीटर, ठीक, √7 इतना. The left slot there is a resistance of 4.5. If balancing length from the left is 60, तो P by Q इक्वल टू R by S लिखते थे ना. तो एक बार हमने क्या लिखा, देखो इसकी जो वैल्यू है, ऐसे समझा दें, जल्दी लो जल्दी लो. P by Q इक्वल टू R by S होता है, P by Q इक्वल टू R by S, ठीक. यहाँ पे S अननोन होता था, P और Q हमारे लेंथ के अकॉर्डिंग होता था. तो इधर से 60 है, तो ये होगा रो इंटू 60, रो L बाई ए होता है, और इसकी वैल्यू बचेगा 40, यानी 40 अपान कितना A इक्वल टू R की वैल्यू आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर लेंथ है, रेडियस की वैल्यू आपको रेडियस आपको दिया गया है, ठीक. तो लेफ्ट स्लॉट है ये रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम, इसकी वैल्यू 4.5 ओम दिया गया है, 4.5. तो यहाँ से S की वैल्यू आप निकाल लो, ये कैंसिल, ठीक, ये 0 0 कैंसिल. तो यहाँ से S की वैल्यू होगी कितना, 4.5 इंटू 4 अपान 6, ठीक. 15 से काट दो और ये 0.3 जा जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 0.6 है ना. S की वैल्यू 0.6. अब ये S की वैल्यू 0.6 है और आप पढ़ते हो R इक्वल टू रो L बाई ए होता है. तो यहाँ से आपको क्या निकालना था फाइनली, फाइंड X. यहाँ पे देखो कोई वैल्यू दी हुई है. द मीटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट देयर इज द राइट स्लॉट ऑफ द 10 सेंटीमीटर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द दिस, ठीक. एंड लेफ्ट स्लॉट की रेजिस्टेंस दी गई है, और यहाँ पे जो दिया गया है आपका, इफ़ बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द लेफ्ट स्लॉट इज इतना, इफ़ अननोन रेजिस्टिविटी आपको रो दी गई है, रो की वैल्यू हमें क्या दी गई है, x इंटू 10⁻⁷. यही रो की वैल्यू निकालना है. R की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया, इसको रख दीजिएगा. L की वैल्यू आपको दी गई है, एरिया पाई R स्क्वायर कर लीजिएगा. तो रो जो मिलेगा उसमें आपको वैल्यू x इंटू 10⁻⁷ है, इक्वल टू रो करिएगा. तो यहाँ से आपका x इक्वल टू होगा जितना यहाँ आप वैल्यू आएगी उसके बाई 10⁻⁷ कर लीजिएगा. 5 नहीं आ रहा है, 5 बजे दोबारा निशान किए हैं यहाँ पर, सब यहाँ पर निशान आप एक साथ. चलिए चेक करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे. पहले जेड निकाल लो, पूरे एक ही बार जेड निकाल लीजिए, ठीक. बी की वैल्यू टोटल रिजल्टेंट बी निकाल लीजिए और बी बाई आई कर लीजिए, जेड की वैल्यू मिल जाएगी आपको. तो फिर